स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए स्लीव रेट क्या होता है ये डिस्कस करना है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्लीव रेट किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। और किसी भी ओपैम के लिए स्लीव रेट कैसा होना चाहिए ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों किसी भी ओपैम का स्लीव रेट ये डिस्क्राइब करता है कि उस ओपैम का आउटपुट मैक्सिमम कितने रेट से चेंज हो सकता है। भाई जब आप इनपुट में कोई सिग्नल अप्लाई करोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, तो सिग्नल का मतलब क्या हुआ? वेरिएशन, वोल्टेज या करंट का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे तो उस इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग आउटपुट का जो चेंज होने का रेट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज नोन एज स्लीव रेट ऑफ दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस बात से ये तय है बच्चों कि स्लीव रेट ये डिस्क्राइब करेगा उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड क्या है, कितना फास्ट तरीके से वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिस्पॉन्स करेगा अकॉर्डिंग टू इनपुट। बात समझ में आई? तो अगर आपको थोड़ी चीजें समझ में आ गई हैं तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फास्ट होना चाहिए, है ना? तो इसलिए बच्चों किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए स्लीव रेट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी वो हम आज इस लेक्चर में अभी आगे देखेंगे। फिलहाल इतना आइडिया लग गया कि स्लीव रेट क्या होता है और स्लीव रेट की वैल्यू किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव रेट को मैथमेटिकली डिफाइन किया हुआ है कि स्लीव रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू। तो रेट कैसे आप निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे, डी वी नॉट बाई डी टी, और उसकी आप मैक्सिमम वैल्यू ले लो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के स्लीव रेट के इक्वल हो जाएगा। बच्चों यहाँ से साफ साफ जाहिर है कि इसकी यूनिट वोल्ट पर सेकंड में होती है, बट हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लीव रेट वोल्ट पर माइक्रो सेकंड में लेते हैं। ठीक है, मीन्स जो आउटपुट का चेंज होने का रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मीन्स स्लीव रेट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होती है और वो तभी होगी जब कम टाइम में रिस्पॉन्स क्या होगा, ज़्यादा फास्ट होगा। इसलिए बच्चों स्लीव रेट वोल्ट पर माइक्रो सेकंड में लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी आप बस जान लो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड में स्लीव रेट को हमेशा मेजर करते हैं। क्यों, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब इस स्लीव रेट को जरा एक एग्जांपल से समझते हैं और इसके कम होने से या ज़्यादा होने से क्या अफेक्ट पड़ेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में, इसको जरा हम समझते हैं। बच्चों यहाँ देखो मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट लिया हुआ है और सब बच्चे जानते हैं कि ये जो मैंने सर्किट बनाया हुआ है ये वोल्टेज फॉलोअर है। अब वोल्टेज फॉलोअर में आप सब जानते हो कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट के इक्वल होता है। अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर आपने कोई सिग्नल अप्लाई किया, सपोज हमने एक ऐसे पल्स सिग्नल अप्लाई किया, इसको क्या बोलते हैं? हम पल्स बोलते हैं। हमने एक पल्स अप्लाई किया जो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। तो जब आप ये पल्स अप्लाई करोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तो आउटपुट बिल्कुल इसी के जैसा आना चाहिए। ऐसा आप उम्मीद रखते हो कि जिस तरीके का हम इनपुट देंगे उसी तरीके का आउटपुट आएगा। लेकिन बच्चों ये आउटपुट इनपुट की तरह, इनपुट के जो हमने पल्स अप्लाई किया है, जो हमने वेव अप्लाई किया है उसके शेप जैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लीव रेट क्या है। ठीक है, यहाँ जरा आप इनपुट को देखिए, तो इनपुट के वेवफॉर्म को देखिए। इनपुट का वेवफॉर्म ये देखिए, इनपुट की वैल्यू पहले क्या थी? 0 थी और सडन चेंज हुआ है और 5 वोल्ट पे पहुंच गया है। मीन्स बच्चों अगर देखा जाए तो इनपुट के वोल्टेज का चेंज होने का जो रेट है वो क्या है? इनफाइनाइट है। मीन्स विदाउट एनी डिले ये 0 वोल्ट से 5 वोल्ट पे पहुंच गया है।
ठीक है। तो अगर मैं dvi बाई dt की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ जो dt की वैल्यू बच्चों वो क्या है, 0 है। मीन्स ये बहुत फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है। अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमने स्ल्यू रेट लिया है 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। ठीक है। अब इस स्ल्यू रेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट का जो वेवफॉर्म आएगा उसको हम स्केच करने वाले हैं, उसको हम देखने वाले हैं कि कैसा आएगा। बच्चों यहाँ जो मैंने पल्स विड्थ लिया है वो 10 माइक्रोसेकंड का लिया है। मीन्स ये जो पूरा विड्थ है ये 10 माइक्रोसेकंड है। अब स्ल्यू रेट अगर 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है, इट मीन्स इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का चेंजिंग का जो मैक्सिमम रेट है वो 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है। भाई यही तो मैंने स्ल्यू रेट बताया कि आउटपुट मैक्सिमम कितने रेट से चेंज हो सकता है। तो अगर स्ल्यू रेट 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है, इसका मतलब बच्चों 1 माइक्रोसेकंड में 1 वोल्ट का चेंजिंग होगा इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। तो बच्चों इस स्ल्यू रेट से ये बात तय है कि 1 वोल्ट पहुंचने में इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो 1 माइक्रोसेकंड लेगा। हमें उसको 0 से 5 वोल्ट पे पहुंचाना है। तो जरा देखते हैं कि 0 से 5 वोल्ट कैसे ये पहुंचता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इनपुट वेवफॉर्म को कॉपी कर लिया। तो स्ल्यू रेट बच्चों अगर 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड है, मींस 1 वोल्ट पहुंचने में 1 माइक्रोसेकंड का टाइम लेगा इसका आउटपुट। तो 5 वोल्ट पहुंचने में कितना वक्त लगाएगा, 5 माइक्रोसेकंड। अब 0 वोल्ट से 5 वोल्ट पे पहुंचाना है हमें अपने आउटपुट को, तो कितना टाइम लगेगा, 5 माइक्रोसेकंड लगेगा। मींस बच्चों अगर मैं यहाँ पे आउटपुट का वेवफॉर्म स्केच करूं तो 0 से 5 वोल्ट सडन नहीं पहुंचेगा, कुछ टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है, 5 माइक्रोसेकंड ले रहा है। अगर ये पूरा बच्चों 10 है तो इसका बिल्कुल हाफ क्या होगा, 5 होगा। तो ये आउटपुट का जो चेंजिंग है बच्चों वो 0 से 5 वोल्ट ऐसे होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे ऑन रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से सडन चेंज हुआ है, 5 से 0 आया है। तो 5 वोल्ट से 0 वोल्ट पे आने पे फिर से कितना सेकंड लगाएगा, 5 सेकंड लगाएगा। तो सडन चेंज आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट 5 सेकंड बाद 0 होगा। ठीक है। ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म आ गया। तो आउटपुट को देखने के लिए मैं इनपुट को रब कर देता हूँ। इसको मैं इनपुट वेव को मैंने इरेज कर दिया। ये देखिए। अब आप मुझे बताइए कि जो आउटपुट वेवफॉर्म आया वो इनपुट वेवफॉर्म जैसा है, नहीं। यहाँ हमने स्क्वायर पल्स दिया था, ये देख रहे हैं, ये स्क्वायर पल्स है। और या रेक्टेंगुलर पल्स बोल सकते हैं, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगुलर पल्स हमने अप्लाई किया। और यहाँ देख रहे हैं जो आउटपुट में शेप आया वो रेक्टेंगुलर नहीं आ रहा है, कोई और शेप आ रहा है। तो बच्चों अगर आउटपुट के वेवफॉर्म में कोई भी मिसमैचिंग हुआ इनपुट के वेवफॉर्म के, तो उस तरीके के आउटपुट को हम डिस्टॉर्टेड आउटपुट बोलते हैं। डिस्टॉर्टेड आउटपुट, पूरा आउटपुट ही हमारा गड़बड़ हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। बात समझ में आई बच्चों? तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर हम इनपुट में जो अप्लाई कर रहे हैं आउटपुट बिल्कुल उसी शेप का आना चाहिए, उसी शेप का पल्स आना चाहिए, उसी शेप का सिग्नल आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। और ये बच्चों गड़बड़ी हुई इस डिले की वजह से। और डिले क्यों हुआ, क्योंकि स्ल्यू रेट क्या है, कम है। स्ल्यू रेट क्या है भाई, इसका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम 1 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड के रेट से चेंज हो सकता है। उससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है, उससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो अब जरा स्ल्यू रेट को थोड़ा सा बढ़ा के हम देखते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसा आ रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने स्ल्यू रेट को 2.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड ले लिया। तो इससे आप क्या समझते हो भाई? इससे हम ये समझते हैं कि आउटपुट का जो वेरिएशन है वो 2.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड के अकॉर्डिंग होगा, इस रेट से होगा। तो अगर मैं पूछूं कि
2.5 वोल्ट पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा? तो 1 माइक्रो सेकंड लगाएगा। तो बच्चों 5 वोल्ट पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा? 2 माइक्रो सेकंड लगाएगा। अब जरा हम इसके लिए आउटपुट वेवफॉर्म को स्केच करते हैं। तो जब आप आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 0 से 5 वोल्ट पहुंचने में 2 माइक्रो सेकंड का वक्त लगा रहा है। तो 2 माइक्रो सेकंड क्या होगा भाई? 5 यहाँ आ रहा था तो 2 यहाँ पे कहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। 0 से 5 पहुंचने में 2 माइक्रो सेकंड, फिर ये ऑन रहेगा। फिर देखिए 5 से 0 हुआ है तो फिर से 2 माइक्रो सेकंड का टाइम लगाएगा, ये ऐसे नहीं। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इनपुट को रफ कर देता हूँ। तो यहाँ देखो बच्चों, जो आउटपुट का वेवफॉर्म आया वो इनपुट के वेवफॉर्म से काफी मिलता जुलता आ रहा है। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेट टू इनपुट। बट अभी भी थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है इसमें, अभी भी आउटपुट हमारा थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं लेस डिस्टॉर्टेड। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम स्लीव रेट को। तो इस बार मैंने स्लीव रेट 5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड दिया। मीन्स बच्चों 5 वोल्ट पहुंचने में 1 माइक्रो सेकंड का टाइम लगाएगा। तो ये जो डिले आ रहा है, ये जो ट्रांजिशन फेज आ रहा है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई। 0 से 5 वोल्ट पहुंचने में सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड लगाएगा, मीन्स 10 माइक्रो सेकंड का 10वां हिस्सा। तो आप देखो, तो वेव बिल्कुल किसके जैसा आएगा? इनपुट के जैसा आएगा। काफी कुछ मिलता जुलता इनपुट जैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? डिस्टॉर्शन क्या होगा? बहुत कम होगा, मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा। मिनिमम डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आपको क्या आइडिया लगा कि जितना ज्यादा स्लीव रेट होगा किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, आउटपुट में जो डिस्टॉर्शन है उसकी वैल्यू उतना ही क्या होगी? मिनिमम होगी। तो बच्चों अगर मैं पूछूं किसी भी अच्छे एम्पलीफायर के लिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए स्लीव रेट क्या होना चाहिए? वेरी हाई होना चाहिए। जितना ज्यादा हाई रहेगा उतना ही फास्ट तरीके से वो रिस्पांस देगा, और जो हमारा आउटपुट का वेव फॉर्म है वो इनपुट के वेव फॉर्म से बिल्कुल मिलता जुलता आएगा। ठीक है, तो मैंने बच्चों ये केस वोल्टेज फॉलोअर के लिए लिया। भाई वोल्टेज फॉलोअर के लिए ही ये जो शेप है इनपुट का, वही आउटपुट का शेप होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको वोल्टेज फॉलोअर सर्किट पे ही इनपुट अप्लाई करना हो। ये तो मुझे आपको समझाना था स्लीव रेट के को, इसलिए मैंने वोल्टेज फॉलोअर का एग्जांपल लिया। ठीक है बच्चों, तो वोल्टेज फॉलोअर के एग्जांपल से चीज़ों को समझना स्लीव रेट के रिगार्डिंग आसान हो जाता है, इसलिए मैंने वोल्टेज फॉलोअर का एग्जांपल लिया। तो बच्चों ये बात तय हो गई कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो, उसका आउटपुट का जो चेंज होने का रेट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, और वो तभी होगा जब उसका स्लीव रेट क्या होगा बच्चों? हाई होगा। ठीक है, और स्लीव रेट हाई होगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो रिस्पांस होगा अकॉर्डिंग टू इनपुट उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं आइडियल ओपैम की, तो आइडियल ओपैम का स्लीव रेट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट स्लीव रेट का मतलब वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का जो रिस्पांस है वो विदाउट एनी डिले है, बिना किसी डिले के, 0 सेकेंड डिले के आउटपुट में वेरिएशन होगा। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा इनपुट वेव फॉर्म के। भाई अगर इनफाइनाइट है तो जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें 5 वोल्ट पहुंचने में कितना वक्त लगाएगा? 0 सेकेंड लगाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है ना। स्लीव रेट क्या है? इनफाइनाइट है। तो जब 0 सेकेंड लगाएगा बच्चों, तो
आउटपुट का जो वेवफॉर्म है वो बिल्कुल ऐसे आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इनपुट के वेवफॉर्म जैसा आएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिले होता है। स्ल्यू रेट की वैल्यू कुछ फाइनाइट होती है, कुछ डिले होता है, ठीक है। उसी डिले की वजह से इस आउटपुट में डिस्टॉर्शन आता है। अब बच्चों आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, ये डाउट चल रहा होगा कि सर ये डिले आता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का रिस्पांस है वो डिले के साथ आ रहा है। बच्चों इसका जो रीजन है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल सर्किट में कंपनसेशन कैपेसिटर यूज होता है, और सब बच्चे जानते हैं कि कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज होने में टाइम लेता है। भाई कैपेसिटर को अगर चार्ज करना है तो टाइम लगता है, ये सब बच्चे जानते हो आप, ये चीज बेसिक में पढ़ा होगा आपने। तो बच्चों इसी कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग में टाइम की वजह से इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट के चेंजिंग में डिले आता है। बात समझ में आई? तो जो भी इंटरनल कंपनसेशन कैपेसिटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज होगा, उसी का जो चार्जिंग का जो रेट है वही डिसाइड क्या करता है बच्चों, स्ल्यू रेट डिसाइड करता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, अगर इस कैपेसिटर में, कैपेसिटर को मुझे चार्ज करना है तो इसमें हमने करंट आईसी फ्लो किया, और इसके क्रॉस जो चार्जिंग वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, वीसी। सब बच्चे जानते हैं कि करंट और वोल्टेज का कैपेसिटर में रिलेशन क्या होता है, आई इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं इस कैपेसिटर के चार्जिंग का रेट निकालूं तो डी वी सी बाई डी टी होगा। भाई इसका वोल्टेज, इसमें जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो किस रेट से अपीयर हो रहा है, वो क्या होगा, डी वी सी बाई डी टी। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी बाई सी। अब एग्जांपल के लिए मैंने इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू ले ली 200 माइक्रो एम्पियर, और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू 30 पिको फैरेड ले ली, और इसको जब हमने पुट किया तो ये आ गया बच्चों 6.66 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर सेकेंड। और ये 10 टू द पावर 6 जब नीचे जाएगा तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, माइक्रो सेकेंड में हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस कैपेसिटर के जो चार्जिंग का रेट है वो क्या है, 6.66 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब स्ल्यू रेट भी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 6.66 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होगा, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद ही आउटपुट शो करेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब इंटरनल कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक वो आउटपुट शो नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो चार्जिंग में कुछ टाइम लगा रहा है, तो इसी चार्जिंग टाइम की वजह से, इसी डिले की वजह से, इंटरनल कैपेसिटेंस के डिले की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट में डिले आता है, जिसकी वजह से उसका आउटपुट फास्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके जो चार्जिंग का रेट है वो क्या करना है, हमको बहुत फास्ट करना है। तो जितना फास्ट करोगे स्ल्यू रेट उतना ही ज़्यादा होगा, और स्ल्यू रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आउटपुट पे क्या होगा, डिस्टॉर्शन कम होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इस पूरे डिस्कशन से इतना आपने आइडिया लगा लिया है कि अगर आउटपुट का चेंज होने का जो मैक्सिमम रेट है वो अगर इससे कम है, ध्यान से बात को सुनिएगा, आउटपुट का चेंज होने का जो मैक्सिमम रेट है वो इनपुट के चेंज होने के रेट से अगर कम है तो कुछ ना कुछ आउटपुट में डिस्टॉर्शन आएगा। देख रहे हैं, भले ही हमने स्ल्यू रेट की वैल्यू हमने बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी जो स्ल्यू रेट है वो इस इनपुट के वेरिएशन का जो चेंजिंग का जो रेट है उससे अभी भी क्या है, कम है। तो आउटपुट में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है। और जब हमने स्ल्यू रेट इनफाइनाइट ले लिया बच्चों फॉर आइडियल ओपैम, अगर मान लो आप ऐसे ओपैम के साथ डील कर रहे हो जिसका स्ल्यू रेट क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, आउटपुट का जो चेंज होने का मैक्सिमम रेट है वो इनपुट के चेंज होने के रेट के इक्वल कर दिया। तो आप देख रहे हो जो वेव फॉर्म आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा।
और अगर हम आउटपुट का चेंज होने का जो मैक्सिमम रेट है उसको हम इनपुट के चेंज होने के रेट से ज़्यादा कर दें। भाई अभी तो आपने यहाँ पे पल्स सिग्नल अप्लाई किया है जो सडन चेंज हो रहा है। मान लिया आपने साइनासोडल सिग्नल अप्लाई किया, मैं आपको लेके समझाता हूँ यहाँ पे। मान लिया आपने साइनासोडल सिग्नल अप्लाई किया, तो साइनासोडल सिग्नल के लिए बच्चों इनपुट का चेंज होने का जो रेट है वो तो इनफाइनाइट है नहीं, कुछ ना कुछ फाइनाइट रेट होगा। तो इनपुट का चेंज होने का जो रेट है, अगर आउटपुट का जो चेंज होने का मैक्सिमम रेट है मीन स्ल्यू रेट, अगर इससे ज़्यादा होगा, इसके रेट, इसके चेंजिंग के रेट से ज़्यादा होगा, तो निश्चित तौर पे कोई डिस्टॉर्शन आउटपुट में नहीं आएगा। और जहाँ ये वाला रेट इस वाले रेट से कम हुआ, वहाँ आउटपुट में क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कंडीशन सच दैट नो डिस्टॉर्शन इन आउटपुट ऑफ एनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, जो स्ल्यू रेट की वैल्यू है वो इनपुट के वेरिएशन का जो रेट है उससे ज़्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए। और अगर स्ल्यू रेट कम हुआ या इनपुट का जो चेंजिंग का रेट है वो ज़्यादा हुआ स्ल्यू रेट से, तो निश्चित तौर पे आउटपुट में डिस्टॉर्शन आएगा। बात समझ गई? तो इस बात को मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि स्ल्यू रेट यहाँ कम है या इनपुट का जो चेंजिंग का जो रेट है वो ज़्यादा है स्ल्यू रेट से, तो आउटपुट कैन नॉट फॉलो द इनपुट वोल्टेज। जाहिर सी बात है कि देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भाई प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट के वेवफॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, इनपुट वोल्टेज को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऐसा तभी हो रहा है बच्चों जब स्ल्यू रेट की वैल्यू इसके चेंजिंग के रेट से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि हमारा आउटपुट जो है वो कैसा आ रहा है, डिस्टॉर्टेड आ रहा है। और अगर हमें डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट चाहिए तो हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के स्ल्यू रेट को इनपुट के वेरिएशन से ज़्यादा या उसके इक्वल रखना पड़ेगा। बात समझ में आई बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्ल्यू रेट आपको समझ में आ गया। ये एक्चुअली में है क्या, एक तरह से देखा जाए तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के स्पीड को रिलेट कर रहा है, स्पीड को डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितना फास्टली रिस्पॉन्स कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। स्ल्यू रेट कम होने से क्या समस्या होती है, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए स्ल्यू रेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्ल्यू रेट इनफाइनाइट क्यों होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ एक चीज सोचने वाली है कि अगर इनपुट का वेरिएशन स्ल्यू रेट से ज़्यादा होगा तो डिस्टॉर्शन आउटपुट में पक्का है आएगा। अब इस जो स्ल्यू रेट जो इनपुट का चेंजिंग का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। भाई फ्रीक्वेंसी आप सब बच्चों को पता है कि क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है, सपोज मैं साइनसोइडल वेव का एग्जांपल लेता हूं, अगर फ्रीक्वेंसी बच्चों कम है तो जाहिर सी बात है कि वेव जो है वो ऐसे होगा। जैसे मैंने अगर एक वेव ऐसे बनाया, एक साइनसोइडल वेव ऐसे बनाया और एक साइनसोइडल वेव मैं ऐसे बना रहा हूं, तो आप मुझे बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, फ्रीक्वेंसी केस 1 की, ये जो मैंने साइनसोइडल फर्स्ट वाला सिग्नल लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू सेकेंड वाले वेव के। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो आप टाइम पीरियड से आइडिया लगा लो। आप बताओ किसका टाइम पीरियड ज़्यादा और कम है। तो आप देखो इसका टाइम पीरियड ये है और इसका टाइम पीरियड बच्चों ये है, तो आप बताओ किसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। तो दूसरे वाले वेव का टाइम पीरियड क्या है, ज़्यादा है पहले वाले वेव के।
और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आप जानते हो कि एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा, और जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। इसलिए f1 की वैल्यू क्या है, f2 के ज़्यादा है। ठीक है बच्चों। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप देख रहे हो कि इनपुट में जो वेरिएशन है वो कितना फास्ट है। और यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ जो इनपुट का जो वेरिएशन है वो उतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट केस 1 के लिए है। तो हमें डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट चाहिए बच्चों। तो इनपुट का जो चेंजिंग का रेट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। आप देखिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो चेंजिंग का जो रेट है वो ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि इनपुट के चेंजिंग का जो रेट है वो कौन डिसाइड करेगा, उस इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे आप अप्लाई कर सकते हो जिससे कि उसका आउटपुट डिस्टॉर्शन लेस है। सपोज आपको एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है और उसका कुछ स्लीव रेट दिया हुआ है। भाई स्लीव रेट तो आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने स्लीव रेट जो डिसाइड कर दिया वो तो वही रहेगा। स्लीव रेट उसका फिक्स हो गया। ठीक, जब स्लीव रेट बच्चों फिक्स हो गया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया स्लीव रेट, यहाँ पे देखिए स्लीव रेट हमने ले लिया 5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड ले लिया। अब इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता है। अब जब आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि इनपुट का जो वेरिएशन का रेट है वो स्लीव रेट से ज़्यादा हो जाए। तो आउटपुट क्या आएगा, डिस्टॉर्टेड आउटपुट आएगा। और अगर कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करने से इनपुट के वेरिएशन का जो रेट है वो स्लीव रेट से बच्चों क्या होगा, कम होगा। और जब स्लीव रेट से कम होगा इनपुट का वेरिएशन तो निश्चित तौर पे आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। तो इस बात से बच्चों ये तय है कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए फॉर अ गिवन स्लीव रेट कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि उसके आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन ना आए। इस चीज को हम अगले लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस बात से जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन करवाया इस लेक्चर में, उस बात से ये तय है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा तो डिस्टॉर्शन होने, आउटपुट में डिस्टॉर्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख लो उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट का जिससे कि कोई डिस्टॉर्शन ना हो, ये हम बच्चों अगले लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि स्लीव रेट, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लीव रेट इनपुट जब आप अप्लाई करोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तो जो आउटपुट में वेवफॉर्म आएगा उस वेवफॉर्म के फ्रीक्वेंसी को या उस वेवफॉर्म के मैग्नीट्यूड को कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे देख रहे हो आप इस केस में क्या हुआ है भाई, यहाँ पे आपने जो पल्स अप्लाई किया है वो 10 माइक्रो सेकेंड किया है, और यहाँ जो पल्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप देखिए 10 माइक्रो। जो ऑन टाइम है इसका ऑन टाइम क्या है 10 माइक्रो सेकेंड और इसका ऑन टाइम क्या है 5 माइक्रो सेकेंड। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ऑन टाइम दोनों का क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, स्लीव रेट की वजह से। तो स्लीव रेट ने इसके ऑन टाइम को क्या किया, अफेक्ट किया। भाई इसका ऑन टाइम क्या है 5 माइक्रो सेकेंड ही तो है, ये वाला ड्यूरेशन कितना है 5 माइक्रो सेकेंड। तो कैसे स्लीव रेट किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट के वेवफॉर्म के फ्रीक्वेंसी को, ऑन टाइम को और उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट कैसे करता है, ये हम अगले लेक्चर में अब देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। और जब तक आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आएगा अगला लेक्चर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए इस लेक्चर को आप बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे,
और इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको ये बता दिया कि इन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लीव रेट क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा, जो कि हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको बाद के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज मैंने उसको बता दिया है। अब अगले लेक्चर में इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।